हाय गाइस, ये एविडेंस एक्ट के ऊपर बनी एक वीडियो है। इसके अंदर हम डे 1 से लेकर जो अब तक जितना भी हमें कोचिंग में करवाया है, इसके अंदर सारा मेंशन करा गया है। पूरी तरीके से रिवीजन है, चाहे कोई केस लॉ हो चाहे कुछ हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल भी होगी आपके लिए, ताकि आपकी सारी रिवीजन आराम से हो जाए। सो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एविडेंस। ये क्वेश्चन आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई एविडेंस का मतलब क्या है, आसान सी भाषा में बताओ, तो एविडेंस अकॉर्डिंग टू मी मीन्स कमिंग टू अ कंक्लूजन। एविडेंस वो चीज़ है जिससे कोर्ट जो है कंक्लूजन पर आता है कि हाँ चलो ये फाइनली एंड हो गया, ये बात जो है ट्रू हो गई या ये बात जो है फॉल्स हो गई। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एविडेंस हमारी आर्ग्यूमेंट्स को बैकअप और रिफ्यूट अप करने में मदद करता है। बैकअप क्या होगा कि आपने मेरे पे कोई एलिगेशंस लगाई हैं, मैं उसका डिफेंस प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे कर रहा हूँ, वो मैं एविडेंस की मदद से कर रहा हूँ। अब दूसरा, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। आई एम निगेटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, आई एम अपोजिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, दैट मीन्स आई एम रिफ्यूटिंग अप योर आर्ग्यूमेंट्स। तो एविडेंस हमें मदद करता है आर्ग्यूमेंट्स को बैकअप करने में, आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करने में, और दूसरा कोर्ट को मदद करता है कि एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। कोर्ट को सेटिस्फेक्शन पहुंचाता है एविडेंस कि हाँ चलो फाइनली ये बात सच हो गई। कहते हैं एविडेंस इज द आई एंड ईयर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो भी काम करेगा वो एविडेंस की मदद से ही करेगा। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन एविडेंस का। अब देखते हैं कि कितने तरीके के एविडेंस होते हैं। तो सबसे पहले एविडेंस आ गया टेस्टिमोनियल एविडेंस। आपका कोई विटनेस अगर कोर्ट में जा रहा है, वो जब गवाही देगा आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में, तो वो जो गवाही होती है उसे कहते हैं टेस्टिमनी। तो टेस्टिमोनियल एविडेंसेस बेसिकली ओरल एविडेंस होते हैं जो विटनेस देते हैं अंडर द ओथ। अगर ओथ ना होती तो वो टेस्टिमनी ना होता। गवाही तभी होती है जब कोई आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो ऑन ओथ दे रहे हो कोर्ट में। अदरवाइज तो वो कन्फेशन भी हो सकता है किसी के आगे, या फिर कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल एविडेंसेस व्हाट आर दे आर दी ओरल एविडेंसेस विच आर गिवन बाय द विटनेस अंडर ओथ। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलर एविडेंस। तो एक MCQ आ सकता है आपके पास कि बताओ टेस्टिमोनियल एविडेंस कौन से एविडेंस होते हैं। तो दे आर ओरल एविडेंस, ठीक है, दे आर एविडेंस गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ, एंड तीसरा दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलर एविडेंस। एक बात आप याद रखना कि ऑन ओथ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो टेस्टिमनी नहीं मानी जाएगी। अगला एविडेंस आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको आप सिर्फ एक बात याद कर लो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो एविडेंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है, कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है, कैलेंडर पे लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है, सब चीज़ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो आ गए हैं, ये दोनों मिलाकर बनते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंसेस वो होते हैं जिनका खुद का कोई रोल नहीं होता, जो खुद यूजलेस हैं, लेकिन अगर वो, जैसे मान लो A नाम का एविडेंस है और एक B नाम का एविडेंस है। अगर B नाम के एविडेंस के लिए A नाम का एविडेंस एक तरह से गाइडिंग एविडेंस की तरह काम कर रहा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि B को प्रूव करने के लिए A का साथ आना जरूरी है, तो A जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस होगा। ठीक है, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस की मदद से दूसरे एविडेंसेस को प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हम फोटोग्राफ की मदद से हम रियल एविडेंस प्रूव कर सकते हैं, या कोई और एविडेंस प्रूव कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी डिमॉन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी डिमॉन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं। बस डिमॉन्स्ट्रेटिव की एक डेफिनेशन क्या है कि ये दूसरे एविडेंसेस का बेसिस बनते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है रियल एविडेंस। तो रियल एविडेंस क्या होता है, जो भी चीज़ 3D है आपके आगे, कैलेंडर पड़ा हो, हेडफोन पड़ा हो, पेन, पेंसिल, बुक, सब चीज़, गन, नाइफ, सब जो भी चीज़ 3D है, 3 डायमेंशनल है, वो रियल एविडेंस होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और एविडेंसेस के बारे में पता लगता जाएगा। जैसे डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें जजमेंट के बारे में, तो एक अच्छी जजमेंट के लिए एक अच्छा एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। गुड जजमेंट नीड्स गुड एविडेंस। इफ़ गुड एविडेंस इज नॉट देयर देन नो गुड जजमेंट विल बी गिवन। ठीक है,
तो जजमेंट जो है, अगर आप ऐसे डिस्टॉर्टेड एविडेंस दोगे, खराब एविडेंस दोगे, तो खराब जजमेंट आएगी। जजमेंट पे बहुत असर पड़ता है एक बेकार एविडेंस का। तो इसीलिए एक जज को ध्यान देना पड़ता है कि वो जो एविडेंस ले रहा है वो बहुत ही रिलायबल हो और वो एक अच्छी जजमेंट का बेस बन सके। क्योंकि अगर एक बेकार जजमेंट आई तो हमारा जो सिविल जस्टिस सिस्टम है वो रून हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमारे पास एक केस आता है ज़हीरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2004 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का इथोस है, जो एसेंस है, जो फंडामेंटल्स हैं उसके, वो फेयर ट्रायल पे बेस्ड है। और फेयर ट्रायल जो है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो अगर हम एविडेंस अच्छे नहीं देंगे, हमारे जो एविडेंस होंगे वो गुड एविडेंस नहीं होंगे, तो हमारा जो ट्रायल है वो भी गुड नहीं होगा, वो भी बैड हो जाएगा। और बैड ट्रायल लीड्स टू वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो टेक्निकली अगर एविडेंस हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम जो है एक जो एक्यूज्ड है उसकी राइट टू फेयर ट्रायल वो हम वायोलेट कर रहे हैं, हम नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम उसकी आर्टिकल 21 वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत होती है हिंदू लॉ से, वैदिक लॉ से। वैदिक लॉज जो हैं अब तक के सबसे पुराने लॉज हैं। वैदिक लॉज में धर्मशास्त्रास आते हैं, धर्मशास्त्रास में आती है स्मृतिज। अब धर्मशास्त्रास में ट्रायल का पर्पस डिस्कस करा गया था। अब ट्रायल का पर्पस क्या होता है, हम ट्रायल क्यों करते हैं? हम बाल की खाल निकालने के लिए करते हैं। वी डू द ट्रायल टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। ठीक है, हम एक एक चीज़ देखते हैं, उसके अंदर हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसमें और डिस्कवरी करते हैं, तब जाकर हम लास्ट में जजमेंट देते हैं जिसके ऊपर किसी की राइट्स और किसी की लायबिलिटीज़ आधारित होती हैं। ठीक है, तो स्मृतिज जो हैं धर्मशास्त्रास में कई सारी स्मृतिज हैं, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। जो मनुस्मृति है उसमें सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बता रखा है, और जो यज्ञवल्क्य और नारद स्मृति हैं इसके अंदर प्रोसीजरल लॉ के बारे में बता रखा है, खासकर यज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। यज्ञवल्क्य स्मृति ये भी कहती है कि ये किंग की एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि वो सच की खोज करे। इट वॉज द एब्सोल्यूट ड्यूटी ऑफ द किंग टू फाइंड द ट्रुथ। तो यज्ञवल्क्य स्मृति में 4 तरीके के एविडेंसेस हैं। पहला है लेख्य, दूसरा है साक्ष्य, तीसरा है भुक्ति और चौथा है दिव्य। जो लेख्य है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य है वो ओरल एविडेंसेस हैं, जो भुक्ति है वो पोजेशन है, द लॉ रिलेटेड टू पोजेशन। ये प्रोमिनेंट लॉ था उस टाइम पर पोजेशन से रिलेटेड लॉज का। जैसे अगर हम आज के टाइम पर देखते हैं तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक लॉ होता है, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई और बंदा आगे बैठ गया है और वो 20 साल तक वहीं पर ही है और आपने उसमें इंटरफेरेंस नहीं करा, तो उसके ऊपर ईजमेंट्री राइट बन जाती है उसकी। अब वो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाती है, आपका टाइटल उसके पास चला गया ऑटोमेटिकली, दैट इज ईजमेंट राइट, द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो यही बात हमें भुक्ति में देखने को मिल जाती है। और चौथा है दिव्य। दिव्य में पनिशमेंट्स के बारे में बता रखा है, ऑर्डील्स के बारे में बता रखा है कि अगर आप ऑफेंस करोगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पश्चाताप करना होगा, आपको कोयलों में चलना पड़ेगा, अपने मुंह में अंगारे रखनी पड़ेंगी, नदी में कूद जाना पड़ेगा। तो ये सारी डिवाइन पनिशमेंट्स थी जिसमें लॉजिक नहीं होता था, जो आउट ऑफ रीजंस होती थी। इसलिए ये जो दिव्य है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। लेकिन बाकी 3 लेख्य, साक्ष्य, भुक्ति, ये तीनों सर्वाइव कर गए। अब लेख्य के बारे में बताते हैं। तो लेख्य में 3 तरीके के एविडेंस आते हैं। लेख्य एविडेंस को बेस्ट एविडेंस का नाम दिया गया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। ठीक है, अब लेख्य में 3 तरीके के एविडेंस हैं। पहला है राजसाक्षी का, दूसरा है साक्षी का और तीसरा है आसाक्षी का। जो राजसाक्षी का है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थी, इसके अंदर किंग साइन करता था, उसके क्लर्क्स उसको वेरीफाई करते थे। बेसिकली किंग की डॉक्यूमेंट्स होती थी जो कि पब्लिक डोमेन में जाती थी, सभा में जाती थी। इसमें किंग का बहुत इंटरफेरेंस होता था। ठीक है, ये थी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। दूसरी थी साक्षी का, ये थी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। लेट्स से कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो 2 विटनेस चाहिए होते हैं ना, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो 2 विटनेस चाहिए होते हैं, वो उसको अटेस्ट करते हैं। अटेस्ट करने का मतलब वेरीफाई करते हैं। तो साक्षिका में भी विटनेसेस जो आते थे जो एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते थे, अटेस्ट करते थे। और तीसरा आता है आसाक्षी का।
आसाक्षिका वो डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई किंग का रोल नहीं होता, ये आपकी खुद की हैंड राइटिंग होती है। जैसे कि आपने कोई लेटर लिख दिया, आपने कोई सुसाइड नोट लिख दिया, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आसाक्षिका है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आसाक्षिका हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स राजसाक्षिका हैं और सासाक्षिका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगला जो एविडेंस आता है वो आता है साक्ष्य। साक्ष्य बेसिकली ओरल एविडेंस है। इसके अंदर हम जैसे बोला ना, ओरल एविडेंस में ओथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ओथ का कंसेप्ट है ये हिंदू लॉ में ही था। ओथ को हिंदू लॉ में संकल्प कहते थे। तुम संकल्प लो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो संकल्प जो वर्ड है वो ओथ का कंसेप्ट हमारे मॉडर्न टाइम्स में वो ही लाता है। ठीक है, तो साक्ष्य बेसिकली ओरल एविडेंस होते थे। इसके अंदर टेस्टिमनी दी जाती थी विटनेसेस की। अब विटनेसेस जो हैं सिविल में भी आ सकते हैं, क्रिमिनल में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सिविल में आते थे तो सिर्फ हाईएस्ट कैरेक्टर के आते थे, बहुत ही ऊंचे, बहुत ही सोशल पोश एरिया, पोश सोसाइटी के विटनेसेस आते थे। जैसे नोबल्स हो गए, मंत्री लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए। छोटी जाति के शूद्र वैश्या जो लोग थे वो विटनेसेस में नहीं आते थे सिविल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन क्रिमिनल में ऐसा कुछ नहीं था। क्रिमिनल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर कोई ब्रोथल का केस है, कोई प्रोस्टिट्यूशन का केस है, तो उसी के कैटेगरी के विटनेसेस वहाँ पर आते थे। ठीक है, टेस्टिमनी देने अपना। तो आगे बात करते हैं कि जो ट्रायल का कंसेप्ट है ना वो यहीं इसी साक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि उस टाइम पर जो ड्रामास थे, जितने भी लिटरेचर थे, वहाँ पर इस वर्ड ट्रायल का कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया गया, कहीं ना कहीं उल्लेख दिया गया। तो जैसे कि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इनडायरेक्ट एविडेंस के मुताबिक। ऐसे ही पुराने टाइम में लेखियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी साक्ष्य से, यानी ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वर गिवन मोर प्रायोरिटी देन ओरल एविडेंसेस। अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉज की, तो मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम लॉ था बेसिकली वो डिवाइन लॉ था। इसके अंदर 4 सोर्सेज थे लॉ के। पहला था कुरान। कुरान जो थे अल्लाह की प्रीचिंग्स थी, अल्लाह ने जो कहा वो सब कुरान में लिख दिया गया। ठीक है, सुन्ना आता है दूसरा। सुन्ना प्रॉफिट मोहम्मद की बातें थी। तीसरा आता है इजमास। इजमा जो है, जो मौलवीज थे, जो प्रीस्ट थे, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब डाल दी गई उसके अंदर। और कियाज हैं जज मेड लॉज, जितने भी जुडिशियल एक्ट्स बने हैं वो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, वो सारे कियाज हैं। ठीक है, तो जो मुस्लिम लॉ में जो इस्लाम है, इस्लाम की जो बेस है वो जस्टिस पे ही बना था। इसके अंदर एक बात यह है कि जैसे हिंदू लॉ में डायरेक्ट एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती थी, उसका उल्टा होता है मुस्लिम लॉ में। यहाँ ओरल एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जगह। क्यों? क्योंकि जब किसी ने कुरान की कसम खा ली, कुरान पे हाथ रख के बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो वो सबसे बड़ी कसम होती है, उसको कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए उस टाइम पर ओरल एविडेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, ना कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ से हमने क्या क्या उठाया है। तो जितना भी क्रॉस एग्जामिनेशन के कंसेप्ट हैं, लॉ ऑफ कोरोबोरेशन है, लीडिंग एविडेंसेस हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमने मुस्लिम लॉ से उठाई है। तो अब बात करते हैं एविडेंस एक्ट के एवोल्यूशन की। देखो 1835 की बात है, फर्स्ट अमलगमेशन हुआ था। कहा गया कि चलो हम एक एविडेंस एक्ट बनाते हैं, यूनिफॉर्म एविडेंस एक्ट बनाते हैं। तो कोशिश करी लेकिन फेल हो गए। फिर दोबारा कोशिश करी 1855 में, 1855 में। अब जो दोबारा कोशिश थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, तो वो भी बात नहीं बनी, वो भी फेल हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को चेयर कर रहे थे सर जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन ने जब एविडेंस एक्ट बनाया तो 15 मार्च 1872 को उस एविडेंस एक्ट को गवर्नर जनरल ने असेंट दे दिया, रजामंदी दे दी, और उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करा गया 1 सितंबर 1872 को। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में अगर कोई एक्ट पब्लिश